बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 अगस्त पाकिस्तान में बुध की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 249। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इमरान खान के जेल में 3 साल। आज इमरान खान को अगवा हुए। जी हाँ, अक्सर हम कहते हैं कि वो जेल में हैं, कैद हैं, लेकिन जेल में और इंसान कैद तब होता है जब किसी जुर्म के तहत किसी अदालत में जिसमें आज़ादाना ट्रायल हो और केस की हेयरिंग हो, दोनों पार्टीज़ को मुनासिब मौका मिले और फिर वहाँ से अगर किसी तरह की कोई सज़ा हो तो हम कह सकते हैं कि इंसान जेल काट रहा है। लेकिन यहाँ पर तो आप सबको पता है कि आसिम मुनीर एक ऐसा शख्स है जिसको इमरान खान ने तो ज़हनी तौर पर बीमार कह रखा है और उन्होंने फिर वक्त के साथ साथ अपनी इस बात को जो उनकी ज़हनी हालत है उसको साबित भी कर दिया और ये भी साबित किया कि इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरीके से पूरे मुल्क को उन्होंने आग में झोंक दिया, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो और अब आज़ाद कश्मीर हो और उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ किया, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। मिलिट्री के अंदर जब हमारी लोगों के साथ बात होती है जो रिटायर्ड हैं या कुछ हाजिर सर्विस भी हैं, वो सब हैरान हैं कि उनके महकमे के साथ क्या हो रहा है। इदारा कह लें, महकमा कह लें, फ़ौज का डिपार्टमेंट कह लें, सभी के सभी हैरान हैं क्योंकि कोई किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। पिछले दिनों एक जगह पर पाकिस्तान से आए हुए एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपना तारफ़ बगैर ब्रिगेडियर के करवाया। उन्होंने अपना नाम बताया और तारफ़ करवाया, सिर्फ मेरे से नहीं, वहाँ पर मेरे पहुँचने से पहले दूसरे लोगों से भी। उनके एक साथी ने किसी को बता दिया वहाँ खड़े हुए कि ये तो इस वक्त सर्विंग ब्रिगेडियर हैं, तो उन्होंने उनको डांटा कि आपने मेरे ये इंट्रोडक्शन क्यों करवाया। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त तक वो बात वहाँ उस महफिल में फैल चुकी थी कि वो सर्विंग ब्रिगेडियर हैं। तो उन्होंने फिर मुझे खुद ये बात बताई कि आजकल लोग बेइज्जती बहुत करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग बड़ी नफ़रत की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि हम सब ये जो कुछ भी हुआ है इसके अंदर हम तमाम लोग शामिल हैं और हम शायद कौमी मुजरिम हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि गिल साहब जहाँ भी जाते हैं अब खामोशी से हम अपना आप बताते ही नहीं। एक और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत ही मोतबर शख्सियत, बहुत ही अच्छी सर्विस करके रिटायर हुए, कोई उनके दामन पर ऐसा दाग नहीं। उन्होंने मुझे एक दिन किस्सा सुनाया कि उनके अहले खाना कोई चीज़ ख़रीदने गए, दुकान के ऊपर जो भी दुकानदार ने कीमत मांगी तय हो गई, वो चीज़ जो है वो देने के लिए तैयारी हो गई। शहर आपके सामने मैं जानबूझ के नहीं रखूँगा। तो जब वो चीज़ लेने लगे, पैसे देने लगे, तो वहाँ कोई बात छिड़ी जिससे दुकानदार को पता चला कि उनके जो शौहरे मोहतरम हैं वो फ़ौज में जनरल साहब हैं। ज़ाहिर है उस वक्त तो वो रिटायर्ड थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फ़ौज में जनरल साहब हैं। जैसे ही दुकानदार को ये पता चला उसने कहा मैंने आपको ये सामान नहीं बेचना, ये मुझे किसी और ने नहीं, जनरल साहब ने खुद बताया। अगर कोई और बताता तो मैं यकीन ना करता कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है। तो फ़ौज का जो इदारा है वो भी यरगमाल है, वो भी इस वक्त मगवी है पूरे का पूरा आसिम मुनीर के हाथों, क्योंकि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आर्मी चीफ का दफ्तर जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि अगर वहाँ पर सोचिए, जैसे अब एक जहनी मरीज़ आ गया, अगर वहाँ पर कोई जैसे जनरल बाजवा थे, उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान में किया, हमारे मिसाइलों की रेंज हो या कश्मीर के ऊपर मामलात हों, जिस तरह की मुल्क के साथ वो हरकत कर गए, दूसरों को तो ये गद्दारी और बगावत के सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन जिस तरह के इनके अपने लोग आए हैं, गद्दारी तो शायद छोटा लफ्ज़ है, जो कुछ वो करके गए हैं। शायद इमरान खान उनको दुरुस्त मीर जाफ़र, मीर सादक कहते थे और उनको बड़ा गुस्सा लगता था। लेकिन आप सोचिए जब एक ऐसा शख्स आर्मी चीफ आ जाता है फ़ौज के अंदर, तो उसके एहतसाब का कोई तरीका मौजूद ही नहीं है। कोर कमांडर्स तो महज बेचारे, आप उन्हें तहसीलदार समझे, वो गुस्सा करेंगे मेरी इस बात का, लेकिन यकीन कीजिए कि डिप्टी कमिश्नर का भी तहसीलदार पर उतना इख्तियार नहीं है, शायद चीफ सेक्रेटरी का भी नहीं है, क्योंकि बीच में पॉलिटिकल एवेन्यूज़ हैं और लोग इन्वॉल्व हैं। तहसीलदार भी अपना बच बचाव करवा सकता है, अदालत के पास जा सकता है। कोर कमांडर बेचारा, हालांकि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन वो तो मुकम्मल मरहून मिन्नत है आर्मी चीफ के। आर्मी चीफ उन्हें एक स्ट्रोक से जिस मोमेंट मर्जी, मतलब जिस लम्हे मर्जी हटा दे, घर भेज दे, जेल में डाल दे, कोर्ट मार्शल कर दे, तबादला कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर सारे मुल्क की फसाद की जड़ आर्मी चीफ के दफ्तर के अंदर इतनी ताकत होना है कि जैसे ही वो आर्मी चीफ बनता है वो अन्नदाता बन जाता है, बैठी हुई हुकूमतों को गिराता है, बनाता है। उसके अंदर एक खुदाई दावे की
आप ये कह लीजिए कि जुस्तजू पैदा हो जाती है, और वो फिर जितनी देर दफ्तर में होता है ऐसा ही करता है। जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो याद कीजिए जनरल बाजवा एक सीढ़ियों पर बैठे थे, एक नौजवान उनको गालियां दे रहा था। ज़ाहिर उनकी बेगम साथ थी, उन गालियों को तो मैं इंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन उनको गालियां दे रहा था और वो वहाँ जैसे मक्खियाँ उड़ाते हैं मुँह से ऐसे कह रहे थे, यार चला जा, मैं वो नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ नहीं हूँ। तो ये टोटल हैसियत उसके बाद ये रह जाती है। लेकिन जब तक कुर्सी होती है, फ़रौनियत है जो आज आप देख रहे हैं। तो इमरान खान को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगवी हुए, अगवा हुए, और इसी दौरान उनकी आंख की नज़र छीनी गई है, उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आगे क्या होगा। ये तो रब को पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि पीछे क्या हो चुका है। पीछे ये हो चुका है कि 75 साल में जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स ने अपना एक पूरे का पूरा तसल्लत कायम किया था, उसे इमरान खान ने अकेले ने उखाड़ के फेंक दिया है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की खुसूसन ख़वातीन ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने जूते उतार उतार के इनके सरों में मारे। यकीन कीजिए, वो बैलेट बॉक्स के ऊपर मोहरें नहीं थी, वो इनके सरों के ऊपर जूते थे जो उन्होंने मारे। इतना वोट पड़ा कि पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को समझ नहीं आई कि अब करें तो क्या करें। बीच बाजार इनका पूरे का पूरा बयानिया नंगा हो गया, 9 मई वाला भी, और जो पूरी ज़िंदगी से बनाया था कि हम जिसको चाहें बना दें, जिसको चाहें हम गिरा दें। जो कहते थे हम फलां को लाएं हुकूमत में और फलां को लाएं, अब लाओ ना ज़रा पता चले। हाँ, फिर और तरीका निकाला गया कि कौम का मैंडेट लूट लिया गया। फॉर्म 47 से ज़बरदस्ती 2/3 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को अगवा करके जेल में रखा हुआ है और ऊपर हुकूमत पर चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया है। अब 4 साल के बाद हमें बताते हैं कि निज़ाम जो है, सिस्टम फेल हो गया है। सिस्टम तो तभी फेल हुआ था जब कायदे आज़म ने, जिन्होंने अयूब खान को, उसके दिमाग के खन्नास को उन्होंने समझ लिया, उसकी जहनी बीमारी को उन्होंने समझ लिया और उसकी ट्रांसफ़र की, लेकिन उसके बावजूद उसने पाकिस्तान पर कब्ज़ा भी किया, आइन को मुअत्तल भी किया, और उसके बाद जिस बुराई की बुनियाद उन्होंने रखी वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो बहरहाल 3 साल मुकम्मल हुए इमरान खान की जेल को, उनके अगवा को, और उसके साथ साथ उनकी दिलेरी और बहादुरी की वो दास्तानें रकम हुई हैं जो पाकिस्तान में तो किसी और बेटे ने नहीं की। आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम, आप अक्सर समझते हैं हम कि गोली चलाना, गोली खाना मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गोली चलाने और खाने वाले कितने मिल जाते हैं। आप गौर कीजिए कि किसी मुल्क के पास भी, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, क्या इंडिया के बॉर्डर के ऊपर तमाम उनके जो फौजी खड़े हैं वो गोली खाने को तैयार नहीं हैं? क्या श्रीलंका के बॉर्डर पर जितने भी उनके फौजी खड़े हैं वो गोली खाने को तैयार नहीं हैं? बांग्लादेश वाले क्या तैयार नहीं हैं? मलेशिया वाले क्या तैयार नहीं हैं? अमेरिका के फौजी जहाँ जहाँ खड़े हैं, क्या वो गोली खाने को तैयार नहीं हैं? गोली खाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अरशद शरीफ जैसा जर्नलिस्ट एक ही होता है। कहने का मतलब यह है कि सच का बोझ उठाना, आप देखिए इस मिलिट्री के अंदर कितने हमारे सिपाही हैं, हवालदार हैं, नायब सूबेदार हैं, ऊपर फिर मेजर हैं, कर्नल हैं। जब दुश्मन गोली चलाता है तो ये कोई भागते थोड़ी हैं, जाहिर है खड़े होकर सीने पे गोली खाते हैं, लड़ाई करते हैं। तो गोली खाने वाले लाखों हैं, लेकिन देख लीजिए पूरी फौज के अंदर एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने सीना ठोक के कहा हो कि मैं सच बोलूँगा, और आसिम मुनीर जो है वो जहनी मरीज़ है और पूरी फौज को गलत साइड पर लेके जा रहा है। तो गोली चलाना, गोली खाना कदरे आसान काम है, लेकिन सच बोलना, सच बोल के उसका वज़न उठाना, आपका किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करना, वो मुश्किल काम है। इसलिए 7 लाख की फ़ौज में अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा कैरेक्टर, 1-2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को इन्होंने फारिग ज़रूर किया, लेकिन वाज़े तौर पर हमें किसी मेजॉरिटी में कोई 10, 15, 20 बंदे पूरी फ़ौज में से नज़र नहीं आए जो वाज़े आंखों में आंखें डाल के कहें कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन निजी महफ़िलों में जब हमसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि जहनी मरीज़ के काबू आ गए हैं और उसने मुल्क भी तबाह कर दिया और इदारा भी तबाह कर दिया। बहरहाल इमरान खान डटे हुए हैं, तारीख लिख रहे हैं, और जो लोग भी उन्हें मशवरे देते हैं डील कर लें, जान बचा लें, बाहर आ जाएं, वो या उनको नहीं जानते, या उनके नज़रिए को नहीं जानते, या उनके रिजॉल्व को नहीं जानते। अगर उन्होंने डील करनी होती तो बहुत शुरू में करते। इसलिए इमरान खान तारीख में अमर हो चुके हैं, और आने वाला जो भी वक्त उन्हें अल्लाह ने देना है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन जो भी वक्त उनके पास है, आप देखिएगा वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मशले राह होंगे आने वाली नस्लों के लिए, और वो कभी भी लाइबिलिटी नहीं होंगे जो हमारे जर्नल्स हैं। हमारे जर्नल्स जब हट जाते हैं तो इनके अपने घर वाले भी, आज जनरल अयूब खान के घर वाले, आज जनरल याया खान के घर वाले, आज जनरल ज़ियाउल हक के घर वाले, आज जनरल मुशर्रफ के घर वाले, कोई भी, और आगे बाजवा के, और आगे अब
आप देख लीजिएगा आसिम मुनीर के भी, कोई इनके किए हुए बुराइयों की आज ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। इवन इनका अपना खून जो होता है वो भी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता। आसिम मुनीर के साथ तो इससे भी बदतर काम होगा, कोई भी इनकी जो किए हुए जुल्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा। आज ही के दिन तहरीक इंसाफ एक जलसा भी कर रही है। शफी जान उन्होंने कहा है कि हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके, कल हम हर सूरत लाहे अमल देंगे, शदीद तरीन लाहे अमल होगा, हम किसी शहर की तरफ भी जा सकते हैं। सुहेल अफरीदी लाहे अमल कल देंगे, इसके बाद इस हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। जो शफी जान है उनके बारे में आम तासुर यही है कि वो मिलिट्री जर्नल्स के बहुत करीब हैं। अब देखते हैं कि क्या वाकई इनकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। लगता नहीं है, क्योंकि सैयद ज़ीशान अजीज़ बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि पीटीआई के ज़राए कहते हैं कि हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, बल्कि हर सूरत इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ाइनल भरपूर कॉल देंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनके ज़राए ये कहते हैं कि इस्लामाबाद मत आना, वरना शिकवा मत करना। ये पैगाम दिया गया है सुहेल अफरीदी साहब को। जलसा के अंदर जोश में कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज इस्लामाबाद या पंजाब की तरफ करने का ऐलान नहीं होगा। अटक तक एहतजाज कर लें और ज़्यादा लंबा एहतजाज भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि मिलिट्री जर्नल्स ने कहा कि अपने सूबे में स्वाबी तक, अटक पुल तक आप एहतजाज कर लें, हम वहाँ आपको रोक लेंगे, नूरा कुश्ती कर लेंगे और वहाँ से फिर आप वापस इसको कॉल ऑफ करके वापस चले जाइएगा। ना पंजाब की तरफ चलिएगा और ना ही आप इस्लामाबाद की तरफ। अब पता चल जाएगा, अब से चंद घंटे के अंदर ये एहतजाज है और इस जलसे के अंदर पता लगेगा कि कोई हतमी गेम प्लान दिया जाता है या नहीं। मैं भी इनसे यही तकाजा करूँगा कि एक हतमी गेम प्लान दें। अलीमा खान साहबा ने भी ये तकाजा किया है कि लॉन्ग मार्च की कॉल इस जलसे में दे देनी चाहिए। मैं तो खैर कई दिन से अलीमा खानम साहबा से ये तवक्को कर रहा था, जब वो हर शहर शहर गली गली जा रही थी, कि वो ऐलान करेंगी लॉन्ग मार्च का, और जाहिर है बाकी सब उनके साथ शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जब वो चल पड़ी और वो डिफरेंट जगहों पर उन्होंने जलसे कर लिए, तो फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करना ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये तो नहीं करेंगे। अगर आपने इन्हीं की तरफ देखना है तो ये तो नहीं करेंगे, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, व्हील दोबारा से इन्वेंट करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो पिछले साल 2 साल से हम देख रहे हैं, और बल्कि ये ज़्यादा बदतरीन काम करते हैं, और ये करते हैं कि कॉल देते हैं, वर्कर्स को लेके जाते हैं और फिर वहाँ उनको तनहा छोड़ देते हैं और वहाँ उनका सौदा कर देते हैं, उनको गोलियां लगती हैं या वो वैसे बेचारे नाकाम वापस आते हैं। तो वो जो बदली फैलती है वर्कर के अंदर, वो कई महीने साल लग जाते हैं दोबारा से उनका हौसला वापस लाने में। तो इसलिए ये काम तो अलीमा खानम साहबा को कई दिन पहले करना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, ज़रूर उनके पास कोई वजह होगी, लेकिन आई कुडंट अंडरस्टैंड कि जब वो इतने सारे शहरों में केपीके में गई हैं, अवाम का जोश व जज्बा भी मौजूद था, अवाम उनके साथ भी मौजूद थी, फिर वो वापस क्यों आ गई हैं पंजाब में बग़ैर कोई कॉल दिए हुए, और इस वक्त जबकि पता है कि उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, उनको सज़ा भी दी जा सकती है, और अगर उन्हें सज़ा दे के जेल में डाल दिया तो फिर वापस इन्हीं की मरूने मिन्नत सबके चले जाएंगे, तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ। इसे मैं अभी भी कहूँगा कि जब तक उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती, इनका इंतज़ार वो ना करें। इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल, सैयद ज़ीशान अजीज़ का भी ख्याल यही है, आज हो सकता है कोई ये ऐलान करें, लेकिन वो ऐसा ही ऐलान होगा कि वही अटक शटक तक और फिर वहाँ से फारिग करवा देंगे। लेकिन मैं वर्कर्स को ये कहूँगा, क्योंकि आपने इमरान खान के नाम पर जाना है, आप इनको मत देखिए। इमरान खान है और आप हैं, आप इनको बीच में देख के अपने फैसले मत किया कीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। आप ज़रूर जलसे में जाइए और इनसे वहाँ पर तकाजा भी कीजिए कि ये वहाँ से एक एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का हर सूरत ऐलान करें और हतमी पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर ये वहाँ आज भी आपके साथ तेज़ी चालाकी करें और वहाँ तकरीरें लंबी लंबी उखाड़ देंगे, पिछाड़ देंगे, ये कर देंगे, इश्क इमरान में मर जाएंगे, इस तरह के सख्त लफ्ज़ बोल के और आखिर पर सिर्फ आपको गोली दे के स्टेज से उतरने की कोशिश करें, तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि इन्हीं के ख़िलाफ़ वहाँ पर नारे लगाएं, ताकि इन्हें लगे पता कि आप इमरान खान के साथ मुखलिस हैं और आप इनको ऐसा नहीं करने देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सूरत हाल तो आपको जलसे की बता दी। जब अलीमा खानम मियाँ वाली गई तो वहाँ पर आतिफ शराज, मियाँ वाली का एक कम उम्र बच्चा, इमरान खान का हामी, और वो उस जलसे की वीडियो बना रहा था। कम उम्र था, 18 साल से कम उम्र, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उससे पुलिस वालों ने उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। गरीब घर से था, थोड़ी देर के बाद अपना मोबाइल फ़ोन पुलिस वाले से मांगा। पुलिस वाला, जाहिर है वो मोबाइल फ़ोन रखना चाहता होगा, छीन लिया था। उसने मोबाइल फ़ोन वापस मांगने पर इसको मारा पीटा और फिर 3 MPO के तहत
डिप्टी कमिश्नर ने उठाकर उसे अंदर जेल में डाल दिया। अब ये बालिग नहीं है अभी, और डिप्टी कमिश्नर को भी शर्म आनी चाहिए थी ये काम करते हुए, लेकिन उन्हें तो आती नहीं। लेकिन इन सब की लिस्टें बन रही हैं, कोई ना कोई वक्त आएगा कि इन सब का एहतसाब होगा कानून के मुताबिक। लेकिन ये बच्चा अब इस वक्त जेल में है। कसूर इसका सिर्फ ये है कि हलीमा खानम जब वहाँ आई और इसने वहाँ पर वीडियो बनाई। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये एक अफसोसनाक खबर बतानी है, और वो अफसोसनाक खबर ये है कि ये एक बच्चा जो गालिबन शिकारपुर में है, सिंध में, खैरपुर में, माजरत शिकारपुर कह दिया, ये सिंध में खैरपुर में है। इसको कुत्ते ने काटा, जिसके बाद इसे रेबीज़ हो गया और उसका इलाज कराने का, जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, लेकिन ये बच्चा सिसक कर मर रहा है। भुट्टो साहब तो जिंदा है वहाँ पीपल्स पार्टी में, और पीपल्स पार्टी के लोग हमें ये भी बताते हैं कि सिंध में लोग बैरून मुल्क से भी इलाज करवाने आते हैं। तो खैरपुर के अंदर इस बच्चे को कुत्ते ने काटा, जिसके बाद चंद दिन के बाद इसे रेबीज़ हो गया, और अब इस बच्चे को बाहर दरख्त के साथ बांधा हुआ है गर्मी के अंदर। और ये बच्चा, जिन्होंने इसे देखा है, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, इस कदर तकलीफ़ में कराहता है ये बच्चा कि लोगों का दिल टूट जाता है। माँ बाप के पास पैसे नहीं इलाज करवाने को, और हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से यहाँ से अपील करूँगा कि हुकूमत सिंध इसका फौरी तौर पर इलाज करवाए। अगर हुकूमत सिंध नहीं करवाती तो खुदारा कोई इनका फ़ोन नंबर वगैरह हमें बताए, हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दें या हमारे ईमेल के ऊपर भेज दें। जो ईमेल हमने स्क्रीन पर चल रहा है, आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारा ईमेल चलता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, ये ईमेल सेफ़ है? जी बिल्कुल सेफ़ है। ये ईमेल मुझ तक पहुंचता है? जी बिल्कुल पहुंचता है, लेकिन जो उसमें आप ऊल फजूल चीज़ें लिखते हैं वो मेरी टीम जो है वो डिलीट करती जाती है उन ईमेल्स को। जो आपको पता है कि जैसे लोग चोक करते हैं सिस्टम को, खामखा फजूल किस्म की ईमेल्स करते हैं जिनमें कोई काम की बात नहीं होती, तो मेरी टीम में से कोई इसे पहले खोलता है, उन सारी ईमेल्स को डिलीट कर देता है। जो ईमेल काम की होती है वो मुझ तक फॉरवर्ड हो जाती है और मैं फिर उस ईमेल को ज़रूर देखता हूँ। तो हमें इस ईमेल पर इस बच्चे का या इसके घर वालों का एड्रेस या फ़ोन नंबर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि इसके इलाज का इंतज़ाम करें और इस बच्चे का इलाज करवाया जा सके। अगर वहाँ कोई साहिब हैसियत है और वो करवा सकता है तो ज़रूर करवाए, वरना हमें बताए। हम हर सूरत इस बच्चे का इलाज करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को इस तरीके से मरते हुए छोड़ना, मेरा ख्याल है, हमारा इज्तमाई गुनाह है। ये किसी एक का नहीं, सिर्फ हुकूमत को कह के, हुकूमत तो नहीं कर रही, वो तो जानवरों की हुकूमत है। आप देख ही सकते हैं, अशराफिया है, बिलावल हुआ, उनकी बहन हुई, ये तो सारे पले बड़े ही अशराफिया में हैं, उनको इन सारे मामलात का क्या पता। लेकिन अगर हम सिर्फ उन पर छोड़ दें और इस बच्चे को जिस तकलीफ़ में उसमें छोड़ दें तो ये हमारा इज्तमाई गुनाह होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रख दें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल जुर्रत। अच्छा, उनके पास हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री है, मैं जानबूझ के तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री कहता हूँ। वो पहुँचे हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। करता शरता ये कुछ नहीं है NDMA, बस यहाँ पर एक जनरल साहब को खपाया हुआ है। इनाम साहब हैं शायद लेफ्टिनेंट जनरल, जिनको लगाया हुआ है यहाँ पर। तो ये इस इदारे का मैंने देखा कोविड में भी, ठीक है, उस टाइम इस्तेमाल इस इदारे का लाया गया था, काफ़ी सारा इससे काम लिया गया था, लेकिन जनरली ये कोई काम वाम ऐसा ख़ास नहीं करते। बस बताते मौसमियात की जगह पर हैं, ये वार्निंग जारी कर देते हैं कि सैलाब आ रहा है, अपना अपना बचाव कर लो, इतना की काम करते हैं। बहरहाल वहाँ स्क्रीनें लगाई हुई हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे पता नहीं इनका क्या काम है। उन स्क्रीनों के ऊपर कहीं जियो चल रहा होता है, कहीं दुनिया TV चल रहा होता है, कहीं एयरवाई चल रहा होता है, मतलब कौम को फे बनाया हुआ है। वो इतनी सारी स्क्रीनें लगाई हैं, आम देहाती आदमी देख के कहता होगा भाई बढ़िया कोई साइंटिफिक किस्म का ऑफिस है, पता नहीं है यहाँ बैठ कर क्या करते हैं। कुछ नहीं करते, मक्खियाँ मारते हैं। एक सिचुएशन रूम सा टाइप बनाया हुआ है इर्द गिर्द, आपके पैसे से वो स्क्रीनें लगाई हुई हैं, उन पर TV के चैनल चलते रहते हैं और वहाँ पर ये मीटिंग्स करवाते हैं। फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ पहुँचे। अब गौर करें ज़रा, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो चौथी पाँचवीं बड़ी फ़ौज है दुनिया की। इस टाइम जो फड्डे पड़े हुए हैं बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों पर, वो भी आपको पता है। लेकिन गौर कीजिए कि हमारा आर्मी चीफ कितना वेला है, मतलब उसके पास मिलिट्री से रिलेटेड कोई काम नहीं है। यहाँ यकीन कीजिए कि जो हमने ज़िंदगी में 1-2 काम 3 शुरू कर रखे हैं, एक ये व्लॉग है, उसके अलावा कोई अपना काम धंधा है जिससे कोई रोज़ी रोटी कमानी होती है, वो भी करना होता है रोज़। इसके अलावा फिर कुछ ना कुछ ज़ाहिर है पार्टी से रिलेटेड, कोई PTI से रिलेटेड या इमरान खान साहब से रिलेटेड काम होते हैं। तो यकीन कीजिए सोने को वक्त नहीं मिलता पूरा। और यहाँ पर वो शख्स आर्मी चीफ है और उसकी प्रायोरिटीज़ देखें, वो जाके NDMA में बैठा हुआ है।
वही आपका क्या काम है यहाँ पर, आपने क्या काम करना है। कभी ग्रीन इनिशिएटिव में बाजी जो है वो बैठ के हरे कचूर रंग का सूट पहन के, मैचिंग जूते पहन के वो वहाँ पर खड़ी होती हैं। शुक्र है उन्होंने लिपस्टिक कहीं हरे कचूर रंग की नहीं लगाई थी, कहीं नहीं तो ऐसा ही लगना था कि, माजरत बाजी जी गुस्सा ना कीजिएगा, कि बकरी ने जैसे चारा ज़्यादा खाया तो वो कहीं मुँह पर भी लग गया। लेकिन चले, कहने की बात यह है कि वो वहाँ पहुँच जाते हैं उनके साथ, फिर रश के कमर सुनते हैं। तो पता नहीं कहाँ से इतने वेले हैं। ये मुझे जो मिलिट्री के अफसरान हैं ये बताएं कि क्या वाकई फ़ौज में कोई काम नहीं होता। आर्मी चीफ, अब तो वो CDF भी हैं, चेयरमैन हैं सारे सभी कुछ के, एयरफोर्स भी उनके नीचे। मैं जितने के चीफ्स को जानता हूँ, मतलब हमारी हुकूमत के दौरान, मतलब मैं आपको ईमानदारी से बताने लगा हूँ कि जो मैं सिचुएशन को जानता हूँ, जिनसे मैंने क्लोजली देखा लोगों को, इवन एयरफोर्स के अंदर स्पेशली, मैं बता देता हूँ उस वक्त एयर चीफ का, क्योंकि उस वक्त भी फटा पड़ा था इंडिया के साथ, जो मामलात मैं देखता हूँ, ट्रैवल देखता हूँ, उनकी अपनी इंगेजमेंट्स देखता हूँ, तो कोई टाइम नहीं होता। लेकिन इनकी मुझे समझ से बाहर है। कभी ये रश के कमर पर पहुँचे होते हैं, कभी ये ग्रीन इनिशिएटिव पे पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पहुँचे होते हैं, अभी NDA में पहुँचे हुए हैं। तो सारी हवाबाजी, और कभी वे नेशनल वर्कशॉप्स के साथ खिताब करते हैं पूरा दिन। तो मतलब काम धंधा कोई नहीं है, अपना काम धंधा कोई नहीं है, बाकी सारे इसी तरह के फजूल काम करने हैं, प्रोपेगेंडा वाला काम करना है जिसमें से। तो यहाँ से क्योंकि स्क्रीनें लगी हुई हैं, उन स्क्रीनों पर कुछ नहीं चल रहा, बकवास चल रही है इर्द गिर्द, कोई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ वहाँ नहीं चल रही। ना उनके पास कोई अहलियत है, ना काबिलियत है, ना वो कोई काम करते हैं। वो तो जो मौसमियात की आपको वार्निंग देते हैं ना, वो भी इंडिया और इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन खबरों में आई होती है वो उठा के देते हैं। उनके पास अपना, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपना मौसमियात का भी सिस्टम नहीं है कोई ऐसा NDMA के पास। तो NDMA सिर्फ एक सीट वार्मिंग वाला काम है कि जनरल नाम साहब को बिठाया हुआ है कि बस आप वहाँ पर अपने आखिरी दिन पूरे कर लें जो आपकी सर्विस के हैं। काम धंधा वहाँ पर कोई नहीं। हाँ, वहाँ पर माल मुकदमा सैलाब आएगा तो प्रिक्योरमेंट होगी, खैमों की होगी, दूसरी चीज़ों की होगी, तो उसमें फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग होंगे वो लंबा माल पानी बनाएंगे। तो हाँ, माल पानी बनाने की जगह वहाँ मौजूद है। तो सरकार वहाँ पहुँचे, काम धंधा तो वहाँ कोई नहीं था। महर बुखारी आगे ये कहती हैं कि राणा सनाउल्लाह पहले तो कहते रहे कि मोहसिन नकवी ने बहुत ज़्यादा गलत बात की है, हमें बड़ा गुस्सा लगा है, उन्होंने ये क्या बात कर दी, सूबों वाली ये कर दी, वो कर दी, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अब वो कह रही हैं कि सनाउल्लाह जो है वो बैक कर रहे हैं नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को, और वो कह रहे हैं कि पहले तो नकवी की मुखालफत की, लेकिन अब कह रहे हैं कि हाँ हमें कोई हर्ज नहीं। और ये भी कंफर्म कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ जो है वो एक मीटिंग चेयर करेंगे वीकेंड पर और डिसाइड करेंगे, फॉर्मल पॉलिसी बना के देंगे नून लीग की कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब ये जो नए सूबे बनाने हैं, इसमें नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब कि वो मान जाएंगे, वो इसी तनख्वाह के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। नजम सेठी साहब ने भी कल परसों यही तज्जिया दिया था कि नून लीग झटका बर्दाश्त कर जाएगी और इसी तनख्वाह पर काम करेगी। मतलब नून लीग को ये जो मोहसिन नकवी साहब ने झटका दिया है जर्नल्स के कहने पर, वो इसको बर्दाश्त कर जाएंगे और नए सूबे बनाने पर राज़ी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी शायद ना माने, क्योंकि उनके पास फॉर्म 47 कदरे इनकी निस्बत कम है। आगे चलते हैं। आगे नवाज़ शरीफ साहब की दूसरी साहबजादी आसमा नवाज़, वो भी अब लॉन्च्ड हैं। वो कहती हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के बगैर कोई सिस्टम नहीं चल सकता। ये पता नहीं जब मियाँ साहब मुल्क से चले गए थे तब पीछे से कैसे चलता था सिस्टम, लेकिन वो ये कहती हैं, मान लेते हैं। जियो TV ने एक स्लाइड जो है वो रन की है, कम से कम ये सोशल मीडिया पर क्लेम किया जाता है। अच्छा जी, जियो TV की इस खबर के मुताबिक पंजाब के अंदर 10 सूबे शायद बना दिए जाए माशाल्लाह से। अब ये हतमी नहीं है, जाहिर है। जियो TV का एक स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फिर रहा है, उसमें लाहौर को अलग सूबा बनाया जाएगा, फैसलाबाद को अलग, मुल्तान को अलग, बहावलपुर को अलग, डेरा गाजी खान को अलग, गुजरांवाला को अलग, रावलपिंडी को अलग, सरगोदा को अलग, साहिवाल को अलग, गुजरात को अलग। तो अगर आप गौर करें तो इसमें ज़्यादातर तो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं सारे के सारे, सवाए गुजरात के और सियालकोट के। ये जो दूसरे दो ऐसे अजला हैं ये जिनको सूबा बनाना है, ये डिवीज़न नहीं है फ़िलहाल ये दोनों गुजरांवाला डिवीज़न का हिस्सा हैं और दोनों ज़िले हैं। बाकी जितने भी नाम हैं, लाहौर अलग से एक डिवीज़न है, फैसलाबाद डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, बहावलपुर डिवीज़न है, डेरा गाजी खान डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न है, रावलपिंडी डिवीज़न है और फिर सरगोदा डिवीज़न है। साहिवाल भी ज़ाहिर है डिवीज़न है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात जो है वो ज़िला है, तो उसको सियालकोट मैं शायद ओवरलुक कर गया हूँ, सियालकोट का नाम यहाँ नहीं है माजरत, लेकिन जो गुजरात है वो डिस्ट्रिक्ट है, उसको ये बनाया जाएगा। तो नॉर्मली डिवीजन्स के लेवल के ऊपर जो हैं वो गालिबन सूबा बनाने की तैयारी की जा रही है। ये पंजाब के 10 हिस्से करने की
एक आप ये कह लीजिए कि प्रपोज़ल है जो सामने आई है। अभी तक ये खतोखाल है, अभी कई कुछ होगा, आप देखेंगे कई कहानियाँ होंगी। आजकल ये जो शोशा छोड़ा हुआ है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कश्मीर से तवज्जो हटवाने के लिए ये शोशा इस वक्त छोड़ा गया है। फिर शहजाद इकबाल कहते हैं कि मेरी कुछ अहम लोगों से बात हुई है। उनका कहना है कि मोहसिन नकवी की कुछ बातें स्क्रिप्ट से बाहर थीं, जैसे सिस्टम कोलैप्स, काकरोचेज आ जाएंगे, लैपटॉप देकर कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ये बातें बाहर थी, मतलब जिन बातों में मरीम नवाज साहबा की बेइज्जती की गई है या नून लीग पर डायरेक्टली अटैक है, उनका कहना यह है कि अब फौजी ज़राए ये कहते हैं कि ये मैंडेट से बाहर थी। मतलब हमने मोहसिन नकवी को कहा ज़रूर है कि वो ये बात करें, लेकिन ये बातें करने को हमने नहीं कहा। ये बहुत ही मानी खेज बात है जो शहजाद इकबाल कह रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी ये रवाज एक चल पड़ा है। लौंडा लपाड़ा जी भी कहते हैं कि मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, ख़ास शख्सियत से मुलाकात हुई है। फिर मुनीफ फ़ारूक भी कहता है मेरी ख़ास शख्सियत, अब शहजाद इकबाल साहब से हर दूसरा तीसरा बंदा कहता है कि उनकी एक बहुत ही मोतबर अहम शख्सियत के साथ बात हुई है। अब पता नहीं ये कौन सी अहम शख्सियत है जो जिसको मिलती है उसको अपनी मर्ज़ी का वर्जन दे देती है और अपनी मर्ज़ी की खबर जो है वो मार्केट के अंदर चलवा देती है। आगे चलते हैं। फजल रहमान साहब ने कहा है कि मोहसिन नकवी हमारे बरखुरदार हैं, लेकिन वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अगर वो कहते हैं कि निज़ाम फेल हो चुका तो हुकूमत ख़त्म करें या कम अज़ कम खुद काबीना से इस्तीफ़ा दे दें। फजल रहमान साहब, याद कीजिए हमने आपको बताया था कि फजल रहमान साहब के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आपको बताया था कि जो बयान उन्होंने दिया है वो जर्नल्स के कहने पर दिया है, उनकी पूरी पार्टी में किसी को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा। वो जर्नल्स के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़मीन तंग नहीं होगी। आपने फिर देखा सब कुछ वैसे का वैसा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 2.5 साल हुकूमत करने का मुतालबा पीपल्स पार्टी का था और 2.5 साल हमारा, मतलब पीपल्स पार्टी ने फार्मूला ये तजवीज़ किया था कि 2.5 साल आपका वज़ीर आज़म हो, 2.5 साल हमारा हो। अभी वो 2.5 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। 2.5 साल के बाद अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। लेकिन ये अब हुकूमत के अपने मशीर इस बात को अग्री कर रहे हैं कि ये फार्मूला बिल्कुल तय हुआ था और ये पीपल्स पार्टी ने डिमांड बिल्कुल की थी कि आधा आधा अरसा इन 5 साल में हम हुकूमत कर लेते हैं। अब ज़ाहिर है बिलावल ज़रदारी अब चाहते होंगे कि अर्दली को उतारा जाए और उनकी जगह पर मुझे अर्दली बनाया जाए। उसके बाद खारान बलूचिस्तान में तकरीबन मुकम्मल BLA के कब्ज़े हैं। ये वक़ार खान ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बैंक समेत हर सरकारी इमारत पर खारान में BLA का कब्ज़ा है। बलूचिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज पीछे हट रही है और BLA जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये उनका कहना है। आगे कोयटा से नौशकी हाईवे जो इस वक्त BLA के हमलों की जद में है, फ़ौज ने उसका हल ये निकाला है कि इस हाईवे को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया है। बजाय इसके कि इस हाईवे को क्लियर करते, उनको वापस धकेलते, उसकी बजाय उन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल जो है तारें लगाकर हाईवे को ही बंद कर दिया है। कोयटा ताफ्तान जो हाईवे है उस पर BLA ने मज़ीद 5 टैंकर्स को आग लगाकर जला दिया है। लेकिन इस वक्त सदरे पाकिस्तान जो फॉर्म 47 के हैं और शहबाज शरीफ और मिलिट्री जर्नल्स वो इस बात पर लड़ रहे हैं कि जज किसके ज़्यादा बनने हैं। समरियाँ जजेस की रोकी जा रही हैं और अवाम को सूबों के पीछे लगाया जा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है और दूसरी तरफ ये सारे मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं। एक बार फिर चलते चलते मैं यही कहूँगा वर्कर्स से कि ज़रूर आज के जलसे में जाएं, इनसे हतमी प्लान भी मांगें और अगर ये प्लान ना दें तो वहाँ इनके खिलाफ ज़रूर नारेबाजी करें ताकि इन्हें पता चले कि ये मज़ीद आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।